नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसा कि आप जानते ही हैं, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हर सप्ताह एक नए विषय के साथ हम आपके समक्ष उपस्थित होते हैं और उस विषय में विस्तृत रूप से स्टूडियो में बैठकर चर्चा करते हैं, जिससे कि घर बैठे हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे सकें। आज का हमारा जो विषय बेहद खास है, महिलाओं में होने वाली अनियमित माहवारी, कारण व उपचार। ये है हमारा आज का विषय। और दर्शकों, हम आपको यहाँ पर ये ज़रूर बताएंगे कि हमारा ये कार्यक्रम इस वक्त आप सजीव देख रहे हैं और फ़ोन इन पर भी आधारित है। यानी कि ये कि माहवारी की अनियमितता से संबंधित अगर किसी भी तरह की कोई भी जिज्ञासा आपके मन में है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर के माध्यम से सीधे हमारे कार्यक्रम में बैठे विशेषज्ञ के साथ बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। तो जल्दी से पहले हमारे मोबाइल नंबर्स आप नोट कर लीजिए, जिन नंबरों के माध्यम से आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाने वाले हैं। हमारे नंबर्स हैं 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स आपने लिख लिए हैं तो मिला लीजिए। 7579428042। क्षमा कीजिएगा, मैं फिर से दोहरा देती हूँ, 7579428027। और दूसरा नंबर है 7579428047। नंबर्स फिर से मिला लीजिए, 7579428028। दूसरा नंबर है 7579428047। दर्शकों, हम यहाँ पर आपसे हर बार ये निवेदन करते हैं, जैसे ही आपकी कॉल कनेक्ट हो जाती है तो आप अपनी टीवी की आवाज़ को कम कर दीजिए या फिर थोड़ी सी दूरी बनाइएगा। उसके बाद अगर आप प्रश्न पूछेंगे तो आपके प्रश्न को हम स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे, जिससे होगा ये कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर भी स्पष्ट रूप से मिलेगा। और हम आपको यहाँ पर ये भी ज़रूर बता दें कि हमारे जो नंबर्स हैं हम लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश करते रहेंगे, जिन नंबरों को आप हम तक पहुँचाएंगे अपने प्रश्नों को, ठीक है। और साथ ही हम यहाँ पर YouTube के दर्शकों को भी बता दें, अगर आप इस वक्त हमें YouTube में लाइव देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके आप भी अपने प्रश्नों को हम तक पहुँचा सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके कमेंट्स को भी अपने कार्यक्रम में शामिल करेंगे। महिलाओं में होने वाली अनियमितता, माहवारी में जो अनियमितता होती है, उसके कारण व उपचार, ये हमारा विषय है। और इस विषय में विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैं देहरादून शहर की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुजाता संजय। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज का जो हमारा विषय है बहुत खास है। बिल्कुल। हालांकि बहुत आम भी इसको समझते हैं लोग, बहुत ज़्यादा महत्व देते नहीं है, समझते नहीं कि नहीं ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन जैसे ही माहवारी की शुरुआत होती है, हमारी जो बच्चियां हैं किशोरावस्था की ओर चलती हैं, वो एडोलेसेंट हेल्थ में, तो थोड़ी सी घबराहट उनको होती है। तो क्या करा, मतलब क्या किया जाए, ऐसे शुरुआत में क्या करें? होता क्या है संध्या जी कि जब भी कोई कहते हैं एक बच्ची है या बच्चा है, जब उसमें चेंजेस आते हैं, इट्स कॉल्ड द सेकेंडरी चेंजेस। तो ये सेकेंडरी चेंजेस जो होते हैं वो फिजिकली भी होते हैं और हार्मोनल भी होते हैं, जिसके 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना या हेयर ग्रोथ का होना या मेंसेस का स्टार्ट होना, जो कि एक बहुत और महत्वपूर्ण साइन होता है कि अब कहीं ना कहीं हम एडोलेसेंट एज में एंटर हो चुके हैं। चूँकि क्या होता है ना संध्या जी, विषय ऐसा होता है कि माँ बेटी के साथ डिस्कस करना पसंद नहीं करती, या कोई प्रॉब्लम है तो बच्चियाँ बजाय माँ से डिस्कस करने के, या वो एक यूट्यूब या बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, अपने हम उम्र दोस्तों से। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस एज से दूसरा गुजर रहा है, अगर हम उससे संबंधित जानकारी लेंगे तो वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, और इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम की तरफ एंटर कर सकता है। तो एडोलेसेंट चेंजेस होना एक सामान्य प्रक्रिया है, ज़रूरी है कि उस पर हम अवेयरनेस को ज़रूर बढ़ावा दें। और रियली ये आपका बहुत अप्रिशिएटिंग प्रोग्राम है कि आप इस चीज़ को इंक्लूड करके लेकर आए, क्योंकि मेरा मानना है अगर कोई भी जानकारी आपको समय रहते मिल जाए तो आप होने वाली भविष्य में बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, यहाँ पर ये भी बताइए मुझे कि जैसे बहुत सारी माएँ हैं वो परेशान होती हैं कि हमारी जो बच्ची का मिनारकी है वो स्टार्ट हो गया 11 साल में। yes. और बहुत सारी माएँ परेशान होती हैं कि हमारी बिटिया जो है 15 साल की हो गई है, अभी तक उसके जो पीरियड्स हैं वो स्टार्ट नहीं हुए। क्या ये नॉर्मल है?
नहीं, इसको नॉर्मल में तो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि बेसिकली जो मेनार्की का एज होता है बिटवीन 12 टू 14 ईयर्स होता है। चूँकि अभी इतना ज़्यादा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं है, लोग इतना ज़्यादा अनहेल्दी न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, और कहीं ना कहीं चूँकि आपने, अगर हमने सभी ने सुना है, एक PCOS प्रॉब्लम यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते मेनार्की 10 साल की बच्चियों में भी शुरू हो सकता है और 15 साल की बच्चियों में भी शुरू हो सकता है। लेकिन ज़रूरी है उस मेनार्की के बारे में आपको डिटेल पता होना चाहिए। इनिशियली 2 साल ऐसा समय होता है जिसमें आपके मेंसेस रेगुलर हो भी सकते हैं या उसमें इरेगुलरिटी हो सकती है। और अगर लेट मेनार्की स्टार्ट हुआ, या इट्स अ नेचुरल थिंग। बहुत बार क्या होता है ना कि पता नहीं है एज अ पेरेंट्स, तो हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और अननेसेसरी बच्चियों को बहुत ज़्यादा हार्मोनल इनटेक की तरफ प्रमोट कर देते हैं। यूजुअली 1 से 2 साल का समय लगता है हार्मोन्स को अपना सेटल डाउन होने में। जब पहली बार किसी बच्ची को मासिक धर्म शुरू होता है, बिल्कुल, उसके बाद जाके उसको पूरी तरह से सर्कल में आने में 2 साल का समय लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल लग जाता है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विद इन 2 ईयर्स में सेटल डाउन नहीं हो रहा है, तो आप कंसल्ट ज़रूर कर सकते हैं। बट बहुत बार ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है। जैसे कि अक्सर हम सभी जानते हैं कि बच्चे आयरन डेफिशिएंट होते हैं या मल्टीविटामिन डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि जंक फूड इंटेक बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह से रेगुलरिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आप कंसल्ट कीजिए, एक बेसिक अल्ट्रासाउंड कराइए, बट मुझे नहीं लगता है कि अननेसेसरी हार्मोन्स इंटेक कीजिए। दूसरा सवाल जो आपने किया कि 15 साल पे स्टार्ट होती है, नो प्रॉब्लम। उसमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या मदर का भी साइकिल इसी समय पे शुरू हुआ था। अच्छा। यानी कि ये जेनेटिक तो नहीं है। अगर ये जेनेटिक है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 12 से 14 साल का समय लग जाता मेनार्की को स्टार्ट होने में और सेटल डाउन होने में। अच्छा डॉक्टर साहब, कई बार हमने बच्चों को ये कहते सुना है कि जब पीरियड्स स्टार्ट होते हैं उनके, तो एक्सेस में उनके पेट में दर्द होता है, और वो भी ब्लीडिंग जो है अच्छे से नहीं होती है। तो क्या एक वजह ये है पेट में दर्द का कि वो जो 5 से 7 दिन के पीरियड्स होने चाहिए उनको वो नहीं हो पाते हैं? आइडियली क्या होता है, जैसे पेन का आपने बोला, तो पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि पेन की वजह क्या होती है। पेन जो होता है वो मस्कुलर स्पास्म की वजह से होता है। जब आपका यूट्रस से फ्लो स्टार्ट होता है तो मसल्स में एक कॉन्ट्रैक्शंस होता है, जिसकी वजह से पेन होता है, जिसे मेडिकली हम डिस्मेनोरिया कहते हैं। अब सवाल ये है, क्या ये पेन ग्रेजुअली बढ़ रहा है? अगर समय के साथ ये पेन बढ़ रहा है तो हो सकता है इसकी वजह इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से ये पेन बढ़ रहा हो। यूजुअली जब आपके मेंसेस में धीरे धीरे से रेगुलरिटी आती है, फ्लो ऑफ ब्लीडिंग इनिशियली 5 to 10 डेज चलता है। देखिए, मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि जैसे जैसे एज बढ़ती है, हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है और जो मेंसेस का अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है वो रिड्यूस होने लगता है। तो इनिशियली 7 to 10 डेज भी मेंसेस चल सकते हैं। और पेन अगर है तो आप एक सिंपल सा रिलैक्सेंट ले सकते हैं, इट्स अ सेफर, नो इशू। हाँ, अगर पेन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हो सकता है यूट्राइन इन्फेक्शन हो, जिसके लिए आपको एक दफ़ा डॉक्टर को ज़रूर दिखवा लेना चाहिए। पीसीओएस की भी आपने बात की कि पीसीओडी की जो दिक्कत होती है उसकी हमें बच्चियों में अगर बात करते हैं तो क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे? देखिए संध्या जी, पीसीओएस बहुत बड़ा विषय है। देखिए, मैं आपको सच बताऊं, मैं संक्षेप में अगर सिर्फ पीरियड से जोड़ना चाहूँ, लिमिटेड वे में ये जरूर बताना चाहूँगी, क्योंकि आजकल 90% टीनेजर्स गर्ल्स को पीसीओएस का सामना करना पड़ रहा है। पीसीओएस इज अ मेडिकल टर्म्स, इट्स कॉल्ड द पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इसमें जो सिम्टम्स के वे में ये होता है कि आपके साइकिल में एक इरेगुलरिटी होती है, यानी कि पहले तो नॉर्मल जानना ज़रूरी होता है। यूजुअली लोगों को नॉर्मल नहीं पता होता है। नॉर्मल का मतलब होता है अगर आपके मेंसेस 28-30 डेज पर आ रहे हैं और 7 to 8 डेज का आपका साइकिल है इनिशियल एज में, और हमेशा वो ऑन टाइम रहते हैं, तो ये आपका एक नॉर्मल है। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आप इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं 2 to 3 पैड्स इन अ 1 डे। लेकिन जब आपको ये लगता है कि ये आपका ड्यूरेशन बढ़ रहा है, सपोज डेट 35 से 45 डेज, 50 डेज, 60 डेज जा रहा है और किसी मंथ वो मिस हो जाता है, तो दिस इज़ द क्लासिकल सिम्टम्स ऑफ द पीसीओएस या पीसीओडी। दूसरा ये हो सकता है कि इसमें अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग आपको एक विड्रॉल वे में होता है, यानी कि बार बार स्पॉटिंग हो रही है, वो रुक नहीं रहा है, ये भी पीसीओडी का सिम्टम्स होता है। इसके साथ साथ ये होता है कि फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होने लगती है, बॉयज़ में चेंजेस आने लगता है, यानी कि आवाज़ का एक भारीपन सा होने लगता है, या
अननेसेसरी वे में सडन वेट पुट ऑन होता है या वेट एकदम सडन डाउन होता है, दे ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ PCOS। इसके साथ साथ आप हेयर का एक्सेसिव बॉडी पे गेन होना भी होता है और हेयर फॉल होना भी होता है। अच्छा। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आप अपनी बच्चियों में देखते हैं तो मेरी ये बिल्कुल सलाह होती है कि पेरेंट्स को डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। हार्मोन्स का डिसबैलेंस होना ही मेन रीजन हम इसको कह बिल्कुल सकते हैं। सिंपली वर्ड्स तो यही है कि हार्मोन्स आपके रेगुलर है जिसकी वजह से ये चेंजेस हो रहा है। हाँ, पेशेंट्स को समझना है कि हमारी बच्चियों को ये, तो ये ऑल आर द सिम्टम्स ऑफ PCOS। अच्छा, जैसे हम अनियमितता की बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चों को हमने ये भी देखा है कि रिपीट जल्दी से हो जाता है, 15 से 16 दिन में हो जाता है। यस, तो ये भी क्या दिक्कत की बात है? डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है? देखिए, जैसा मैंने बोला, इनिशियल 2 साल तो लगता है सेटल डाउन होने तब पे तक कि वो मतलब इरेगुलर चलेंगे, तब 2 साल तक आपका रहता है कि कभी किसी मंथ आपका मिस हो रहा है या किसी मंथ आ रहा है तो 15 डेज के इंटरवल पर आ रहा है। अच्छा, तब तक घबराने की जरूरत तब तक नहीं? इतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, बेसिकली आप एक ओपिनियन जरूर ले सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी होती है, तो जब आपको आयरन या सप्लीमेंट्स दे दिए जाते हैं तो ये चीज़ें रेगुलर हो जाती है। अच्छा, ये तो हमने बच्चियों की बात कर ली और इनको जो है बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अपने खान पान पर, लेकिन हमारी जो बच्चियां हैं ना वो भी अपने जो पोषण पर वो ध्यान नहीं देती हैं, और जो माएँ उनको कहती भी हैं कि पौष्टिक आहार खाना है, तो वो आजकल के जो बच्चे हैं वो जंक फूड पर ज़्यादा से ज़्यादा डिपेंड है, और कहीं ना कहीं यही एक कारण है कि अगर वो स्वस्थ नहीं रहेंगी, पौष्टिक आहार नहीं लेंगी, तो ये सारी जो अनियमितता है ये तो चलती रहेगी 2 साल के बाद भी। बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है मैम, ये बताएं। हमारी जो किशोरियां हैं, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग बेल अगर किसी चीज़ में हम कहें उनको पीरियड से रिलेटेड, तो क्या होगी? देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसा आपने खुद बोला कि हमारा डाइट्री हम उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेट पेरेंट्स भी और बच्चे भी, हम सभी जंक फूड की तरफ भगते चले जा रहे हैं। तो जो एक अंधी दौड़ है ना, उसका परिणाम ये हो रहा है कि हमारा स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। मैं हमेशा कहती हूँ, वेट ना ओवर होना चाहिए ना अंडर होना चाहिए। उसका बहुत ज़्यादा कारण होता है क्योंकि हमारी फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट निल होती है। डाइट में हम हैवी इंटेक ऑफ जंक फूड लेते हैं जिसमें आपका बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं। तो आप वेट को बैलेंस वे में अगर रखना चाहते हैं तो डाइट को एक न्यूट्रिशनल वे में लें। मैं कभी भी डाइटरी रिस्ट्रैक्शंस की बात नहीं करती हूँ कि आप डाइटिंग करें, क्योंकि डाइटिंग की ज़रूरत एक टीनेजर्स गर्ल्स को नहीं होती है। उन्हें एक कंप्लीट, और एक कहते हैं ना जो कंप्लीट थाली होती है जिसमें आपका प्रोटीन के तौर पे दाल होनी चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होना चाहिए, दूध होना चाहिए, कर्ड होना चाहिए, चपाती होनी चाहिए। एक कंप्लीट और न्यूट्रिशनल डाइट ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर आपकी बॉडी में हर चीज़ बैलेंस वे में, तो यकीन मानिए, जैसा हमने बोला कि आजकल हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, या PCOS की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है, या मेंसेस में इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, या थकान या वीकनेस टीनेजर्स गर्ल्स को अक्सर रहता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ऑलमोस्ट अपने आप फिनिश हो जाती है जब आप एक हेल्दी डाइट लेते हैं और अपने बैलेंस को, वेट को बिल्कुल बैलेंस वे में रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मेरे मन में आ रही है, बात ये कि स्ट्रेस में अगर बच्ची होती है हमारी, जैसे एग्जाम टाइम है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में, तो अपने आप उनका टाइम चेंज हो जाता है, डेट्स उनके शिफ्ट हो जाती हैं। देखिए, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, बट ये सच है कि जो हमारा ये कोविड का 2-2.5 साल का फेज़ रहा, उसके बाद ये प्रॉब्लम बहुत प्रोग्रेसिव वे में बढ़ी है बिकॉज ऑफ ड्यू टू द स्ट्रेस फैक्टर। स्ट्रेस फैक्टर से हमारे ब्रेन में जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो हमारे जो मेंसेस के हार्मोन्स, स्पेशली ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, उसको इम्बैलेंस कर देते हैं, जिसके चलते ये सारी समस्याएं बहुत स्पीडली बढ़ी है, या PCOS बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्ट्रेस मत लीजिए, बट मैं ये ज़रूर बोलूँगी, अगर उस स्ट्रेस का आपकी बॉडी पर, आपकी फिजिक पर, आपकी पर्सनालिटी पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो डेफिनेटली आपको उससे बचना होगा। ये सच है कि बहुत बार साइकिल में इरेगुलरिटीज़ आ जाती है स्ट्रेस की वजह से। उसका कारण भी ये होता है, स्ट्रेस में आप एक्सेसिव वेट पुट ऑन कर लेते हैं, दिस इज़ द वाइस वर्सा। तो ज़रूरी है, हम स्ट्रेस ले रहे हैं बट अगर उसका इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ रहा है तो हमें केयरफुल हो जाना चाहिए। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। और दर्शकों, हम आपको यहाँ पर ये बता दें, इस वक्त आप देख रहे हैं हेलो डॉक्टर कार्यक्रम, जिसका कि सजीव प्रसारण इस वक्त हो रहा है। अगर आपके मन में भी महिलाओं में होने वाली जो अनियमित माहवारी है, इस विषय में कुछ आपके मन में भी जिज्ञासा है, तो आप सीधे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर हम लगातार अपने स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स फ्लैश कर रहे हैं, तो आप भी अपने प्रश्नों के साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं।
अच्छा डॉक्टर साहब, अब बच्चियों से थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाते हैं। जब महिलाएं एक एज में आ जाती हैं, जैसा हम कहें कि जैसे कि आफ्टर प्रेगनेंसी की हम बात करते हैं, डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद भी बहुत सारी महिलाओं को ये शिकायत होती है कि आफ्टर डिलीवरी किसी की तो 1 या 2 महीने में ही पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, बट किसी के जो है 5 से 6 महीने लग जाते हैं। इसके पीछे की वजह बता दीजिए। देखिए, ये होता है कि जैसे आपके मेंसेस है, जैसे आपने कहा कि डिलीवरी के बाद 1-2 मंथ में आ जाते हैं या 1 साल तक भी नहीं आते हैं, तो इसके लिए मेडिकल टर्म्स होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि वो फेज़ जिसमें आपके बॉडी में एक प्रोलैक्टिन हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होता है तो आपके मेंसेस रुक जाते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, पहली चीज़ तो ये क्लियर करिए, क्योंकि क्या है ना, अगर लैक्टेशनल एमेनोरिया होता है तो उसके 2-3 बेनिफिट्स होते हैं। एक तो आपका जो मेंस्ट्रुएशनल साइकिल के थ्रू ब्लड लॉस होता है, उससे आपको ऑलरेडी वीकनेस चूँकि प्रेगनेंसी के दौरान आ चुकी होती है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर लैक्टेशनल एमेनोरिया है तो घबराइए नहीं। अगर आप स्तनपान करा रही हैं, यस, आप प्रॉपर फीड करा रहे हैं बच्चे को, क्योंकि होता है क्या है कि आज के समय में मदर प्रॉपर फीड नहीं करा पाते हैं, तो उस वजह से भी बहुत सारे पेशेंट्स को या डिलीवरी के बाद उनके मेंसेस जल्दी आ जाते हैं। बट लैक्टेशनल मेनोरिया में अगर मेंसेस नहीं आते हैं तो वो अपने आप में एक कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है, आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। हाँ, ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बहुत बार मिस्टेकन ऐसा होता है कि इस दौरान लोग कंसीव कर जाते हैं, तो यूज़ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। यस, बिल्कुल, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं लगता है और जब हम टेस्ट करते हैं या हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो प्रेगनेंसी नज़र आती है। बिल्कुल, जब फिजिकल चेंजेस दिखाई देते हैं तब जाके अलर्ट आता है महिला में कि बेटर है कि थोड़ा सा केयरफुल रहें। अदरवाइज अगर मेंसेस नहीं आते हैं तो बहुत वरिड होने की ज़रूरत नहीं है, प्रिकॉशंस लें और साथ में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो तुरंत कंसल्ट कर लें। अच्छा मैम, जैसे कि हम 12-13 से 20 साल तक की लड़कियों की बात हमने कर ली, स्त्रियों की बात करी, बट अब जैसे 30 साल की महिला है, उनके स्वास्थ्य में किस तरह का, अगर इर्रेगुलर पीरियड्स हैं तो किस तरह का प्रभाव पड़ता है? ये आपने सही बोला कि एज के अकॉर्डिंग बीमारियां रूप बदलती हैं। जैसे आपने बताया कि 30 के बाद ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से साइकिल में इरेगुलरिटी आ जाती है, तो उसके लिए सिम्टम्स इम्पॉर्टेंट होते हैं। मान के चलिए एक हम नॉर्मल बात करें, 30 से 40 का एज ग्रुप है, उसमें अगर मेंसेस में इरेगुलरिटी है, इरेगुलरिटी का मतलब है क्या मेंसेस ओवरड्यू होकर आ रहे हैं, दिन चढ़कर आ रहे हैं, या जो आपकी डेट आ रही है वो जल्दी जल्दी आ रही है, यानी कि आप मंथ में 2 बार मेंसेस हो रहे हैं, या तीसरी बात कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या बहुत जल्दी जल्दी ब्लीडिंग हो रही है। सब बातचीत जारी रखेंगे, कॉलर हैं जुड़ चुके हैं। बिल्कुल, हाँ, डेफिनेटली। हेलो जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। नमस्कार, मैं राजेश कुमार बोल रहा हूँ हरिद्वार। जी, पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मेनोपॉज की सही उम्र क्या है। अगर जैसे कि काफी उम्र हो जाने के बाद भी अगर मेंसेस आते रहते हैं, उस समय जो 4-6 महीने में आते हैं लास्ट में, तो वो क्या सही है या उसके लिए डॉक्टर से मिलना चाहिए? आपका प्रश्न ये है ना कि जैसे काफी एज के बाद भी अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो वो नॉर्मल है या नहीं, यही पूछना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ, जी। वो 4-6 महीने में जैसे आते हैं तो क्या वो नॉर्मल है? एज एक बार बता दीजिए, आप जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी एज बता दीजिए। 55। 55, जैसा कि उन्होंने सवाल में पूछा कि 4-5 महीने के बाद अगर मेंसेस हो रहे हैं या वो रेगुलर वे में है, एज अगर 55 है, नॉर्मली तो लोगों का 50, जैसे इन्होंने कहा कि 3-4 महीने के गैप में भी यस, गैप में आ रहे हैं। अब वो सवाल ये उठता है कि ये गैप कब से चल रहा है। मान के चलिए इसको ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से ज़्यादा हो रहा है, तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है फाइब्रॉइड या रसौली या गांठ जो यूट्रस में हो जाता है, उसकी वजह से ये विड्रॉल ब्लीडिंग होती है कि कुछ मंथ रुक जाता है, फिर अचानक ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, बहुत हैवी होती है। तीसरी चीज़, क्योंकि अगर कोई भी मेनोपॉज का सिम्टम्स होता है कि माहवारी बंद होने का समय आ रहा है, तो कम से कम 1-2 साल में ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाना चाहिए। अगर फिर भी ये है तो एक बार उन्हें बेसिक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार जैसे एज बढ़ता है ना संध्या जी, और ब्लीडिंग चल रही है, तो बहुत बार सर्वाइकल कैंसर या यूट्रस के कैंसर होने का भी डर बढ़ जाता है। तो एक बेसिक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लीजिए। अगर ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो हो सकता है 1-2 महीने या 1-2-4 महीने के बाद ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाता है, क्योंकि एज तो ऑलमोस्ट
किसी किसी का जैसे- 55 से बिल्कुल। 58 तक मेंसेस चलता है, तो इसको आप बीमारी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, माना कि अगर 2 साल तक इस तरह से इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, उसके बाद अगर वो बंद हो जाता है, वो नॉर्मल है? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल होता है। इसीलिए हम हमेशा ये कहते हैं जब आप 40 प्लस होते हैं तो बेसिक टेस्ट के तौर पर 1 साल में अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराइए, ताकि कोई भी इंटरनल बीमारी होती है वो रूल्ड आउट हो सके। और दूसरा जो हम बोलते हैं पैप स्मेयर, एक सिंपल सा ओपीडी का प्रोसीजर होता है जिसमें जांच की जाती है, तो उसको भी अगर आपकी कोई फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री नहीं है तो एवरी ईयर वो ज़रूर दो चीज़। एक रेगुलर एंटीनेटल, जैसे कि आपके चेकअप होते हैं एंटीनेटल पीरियड के दौरान, उसी प्रकार के एज में जब आप 40 प्लस होते हैं तो ये एक रेगुलर पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हमारे जो कॉलर थे वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद, तो उनसे मतलब अगर उनकी वाइफ का ये जो पीरियड चल रहा है 2-4 महीने होना, फिर उसके बाद रुक के फिर से होना, तो अगर 2 साल तक ये नहीं रुकता है तो ये क्या करें? तो डेफिनेटली देखिए 3 वजह हो सकती है जो मैं सिंपली उनको बिल्कुल, बता मतलब सकती टेस्ट हूँ। करवाने हाँ, जरूरी बिल्कुल हैं। टेस्ट तो आप कराते हैं, जो कारण हो सकते हैं, एक होता है यूट्रस में स्वेलिंग का होना जिसे हम बल्की यूट्रस कहते हैं, उसके कुछ मेडिकल टर्म्स होते हैं, एडिनोमाइसिस या एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि सिंपल से एक नॉर्मल वे में अगर हम बात करें तो यूट्रस के इंटरनल पार्ट में स्वेलिंग आ गई है जिसकी वजह से आपको महीने के गैप के दौरान ब्लीडिंग हो रही है। बिल्कुल, हम ये आपसे यहाँ पर ज़रूर कहेंगे कि अगर 2 साल से ज़्यादा आपकी वाइफ हैं या जिनके बारे में आपने पूछा है, अगर उनके पीरियड्स इरेगुलर चल रहे हैं और 2 साल से ज़्यादा हो गया है और 55 साल की उम्र भी है, तो आप किसी महिला जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होती हैं उनके पास ज़रूर आप लेकर जाएं। एक कॉलर और जुड़ चुके हैं, उनसे हम कॉल ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। राजेश। जी, कहाँ से फ़ोन किया आपने? जैसलमेर, राजस्थान से। जी, पूछिए, क्या जानना चाह रही हैं? मैम, मेरे को ना पीरियड नहीं आ रहा है, मतलब मेरी बच्ची 1 साल की हो गई, उसके बाद मेरे को पीरियड आया था 23 तारीख को, उसके बाद मुझे पीरियड आ ही नहीं रहा है खुल के। मतलब मैम, इनको पीरियड्स 1 साल की इनकी बिटिया हो गई है, इनका बच्चा जो है 1 साल का हो चुका है, उसके बाद से इनका जो है पीरियड्स जो है नहीं आ रहा है ढंग से, बोल रही हैं। देखिए, अगर पीरियड नहीं आ रहे, जैसा कि हमने अभी संध्या जी अपने प्रोग्राम में डिस्कस इनसे किया, ये पूछ लेते हैं ना कि इनको बीच में आया है कि नहीं पीरियड्स। वो इम्पोर्टेंट है। हेलो मैम, मेरे को बीच में ना बस मतलब हल्का हल्का तो निकल रहे दाग दाग से, खुल के नहीं आ रहे, बस गंदा सारा कचरा सा। अच्छा, थोड़ा तो बहुत क्या आप अपने बच्ची को फीड करा रहे हैं क्या? हाँ, जैसा इन्होंने बोला, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि जब हम 1 साल से ज़्यादा बड़े बच्चे को फीड कराते रहते हैं तो हमारी बॉडी के हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा। जिसकी वजह से बीच बीच में आपको ब्लीडिंग होती है, लेकिन वो खुलकर नहीं होती है, फिर वो स्टॉप हो जाता है, फिर वो कुछ मंथ के बाद अगेन स्टार्ट हो जाता है। बेसिकली इसमें कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये हार्मोन्स का डिस्टर्बेंस है जो कि फीडिंग के चलते थोड़ा सा बढ़ गया है। इनको घबराने की जरूरत हाँ, है? इसमें घबराने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप फीडिंग बंद करवाते हैं, जब बच्चे को कम्प्लीटली फीडिंग कराना स्टॉप कर देते हैं, तो आपके हार्मोन्स बराबर आ जाते हैं और ये सब चीज़ बिल्कुल रेगुलर वे में स्टार्ट हो जाता है। बिल्कुल, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जब आप स्तनपान कराना बंद कर देंगी अपने बच्चे को, तो आपके जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर हो जाएंगे। अगर मैम उसके बाद भी रेगुलर नहीं होते हैं, तब ये डॉक्टर के पास एक बार चेकअप। हाँ, एक बार आप एक रूटीन चेकअप या रूटीन अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लीजिए, ठीक रहता है। उससे पता लग जाता है कि कोई मेजर प्रॉब्लम या ओवरीज में सिस्ट वगैरह तो नहीं बन रहे हैं। अच्छा मैम, जैसे हम लोग 30 साल की महिलाओं की बात तो हमने कर ही ली, लेकिन अभी जो कॉलर जिस तरह से जुड़े थे, मुझे मेनोपॉजल एज वाली जो महिलाएं हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनियमितता देखने को मिलती है। और आजकल जैसे मीनार की 11 साल में हो जाती है, तो उसी तरह से मेनोपॉजल एज भी 40 के आसपास हमें सुनने को दिख जाता है या मिल जाती है। कुछ महिलाएं ऐसी कि 40 साल की उम्र है लेकिन उनको ऐसी दिक्कतें हो रही हैं। आपके पास तो ऐसी महिलाएं आती होंगी? हाँ, ये सच है संध्या जी कि जैसे जैसे चीज़ें बदली हैं, अर्ली मीनार्की होने लगा है, यानी कि 10 साल की बच्चियों में भी मेंसेस स्टार्ट हो रहे हैं, उसी प्रकार से अर्ली मेनोपॉज भी होने लगा है, यानी कि 35 से 40 साल की उम्र में भी मैंने मेंसेस में चेंजेस को आते हुए देखा है।
इवन बहुत बार कंप्लीटली मेनोपॉज होते हुए भी देखा है। क्योंकि ये सब एक बदलाव का हिस्सा है, तो बहुत बार क्या होता है, जैसे कि मान के चलिए हम बात करते 40 साल की महिला की, अगर उसके मेनोपॉज के चेंजेस आने लगे हैं तो हम एक अल्ट्रासाउंड के साथ उसका LH FSH चेक कराते क्या हैं। हमें पता चलेगा कि ये मेनोपॉज के सिम्टम्स हैं? मोस्टली ये होता है कि लोगों के साइकिल में एक रेगुलरिटी, जो एक नियम रहता है कि 28 to 30 डेज पर आपका साइकिल आ जाता है, वो ऑलमोस्ट प्रोलॉन्ग होने लगता है। अच्छा। बहुत बार तो ये तो है महीने 2 महीने तक मेंसेस नहीं आते, फिर आने लगते हैं। डॉक्टर साहब बातचीत जारी रखेंगे, एक कॉल ले लेते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हेलो हेलो, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया है इनका कॉल। जी मैम, आप सिम्टम्स बता तो रहे थे। जैसा मैंने बोला कि अगर ऐसी इरेगुलरिटीज आना स्टार्ट हो रही है, लेकिन उसमें आपको ये नोटिस करना है क्या लोअर एब्डोमेन में कोई पेन तो नहीं हो रहा है जब आपके मेंसेस आते हैं, या इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यानी कि जल्दी जल्दी आपको पेशाब आने की शिकायत तो नहीं हो रही है, या मोशन करने में कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं हो रही है, या लोअर एब्डोमेन में कोई भारीपन सा महसूस नहीं हो रहा। अगर ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, खाली आपके मेंसेस में इरेगुलरिटी आ रही है, तो घबराइए नहीं, ये मेनोपॉज का सिम्टम्स हो सकता है। लेकिन फिर भी जैसा मैंने बोला, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनमें ये एसोसिएटिंग सिम्टम्स होते हैं। तो बहुत बार रसौली या फाइब्रॉइड में भी ऐसा होता है, जो 40 से 50 साल की उम्र में बहुत कॉमन होता है। तो एक अल्ट्रासाउंड ज़रूर करा लीजिए। और फिर मेरा मानना ये होता है कि अगर मान के चलिए आपके 40 या 45 के आसपास मेंसेस में चेंजेस आ रहे हैं या मेनोपॉज आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा उसे ट्रिगरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत बार ऐसे महिलाएं होती हैं जो चाहती हैं कि हमारे मेंसेस बहुत प्रोलॉन्ग चले। तो जब आप एक अनलिमिटेड वे में हार्मोन्स खाते रहेंगे तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स उनके बहुत अच्छे नहीं होते हैं। तो अगर आपके बंद हो रहे हैं मेंसेस और नॉर्मल वे में हो रहे हैं, तो ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत संक्षेप में एक सुझाव दे दीजिए कि अनियमित अगर माहवारी चल रही है मेनोपॉजल एज में, तो वो क्या करें, बहुत संक्षेप में। कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज स्ट्रेस ऑलरेडी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है। बस एक रूटीन इन्वेस्टिगेशंस कराइए, और जो भी होता है, कोई भी बीमारी आती है तो इट्स ट्रीटेबल, नहीं तो ज़्यादातर केसेस में ये माहवारी के बदलाव होते हैं, मतलब 2 साल में अपने आप सेटल हो जाते हैं। ये मेनोपॉज के चेंजेस होते हैं जिसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप स्टूडियो में आए, हमारा विषय ऐसा है कि हम जितनी भी बातें करें आज कम होंगी, लेकिन समय सीमा में बंधे हुए हैं, तो अपनी चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। स्टूडियो में आने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमने जितनी भी बातचीत की है, ये बातचीत आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप फीडबैक हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र देहरादून उत्तराखंड के पते पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हेलो डॉक्टर की समस्त टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।